तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक ये तो पढ़ लिया कि कूलिस ट्यूब से एक्सरे कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी तक हमने इसके पीछे लॉजिक पे ध्यान नहीं दिया है। एक्चुअल प्रोसेस होती क्या हो। तो अब इस लेक्चर में थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करते हैं। वैसे भी देखिए, ये सारी चीजें उस समय जब की गई इतनी नई थी कि इसका नाम ही मॉडर्न फिजिक्स रखा गया। अब मॉडर्न ये आज है या नहीं वो अलग बात है, तब था। मतलब ये ऐसा ही है जैसे कालाडूंगी के पास एक गांव बसाया गया, और जब नया बसा होगा तो लोगों ने उस गांव का नाम ही क्या रख दिया, नया गांव। अब गांव अब हमेशा तो नया नहीं रहेगा, तो कोशिश होनी चाहिए थी कि ऐसा नाम ना रखा जाता, क्योंकि अब वो नया गांव जो बड़ा पुराना है टाइप का बताना पड़ता है। ऐसे ही लोग रखते हैं कई बार, न्यू दिल्ली। अरे न्यू के बाद तो कितनी दिल्ली बन रही है आगे। तो ये शब्द जो है मॉडर्न, अरे मॉडर्न जो है वो खुद एंशिएंट बन चुका है अब। 100 साल पुराना, 200 साल पुराना। उसको मॉडर्न कहोगे, बाद वाले को क्या बोलो। तो इन नामों से थोड़ा बचा जाना चाहिए वैसे नॉर्मली, क्योंकि जो चीज आप न्यू, लेटेस्ट, मॉडर्न, नया कह रहे हो वो हमेशा नया कैसे रहेगा। तो बेहतर था कुछ और नाम देते, लेकिन अब यही नाम दिया है। तो खैर, अब हम एक्चुअल उस पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब बहुत हाई स्पीड के साथ यह टकरा रहे हैं और हमें ये दिख रहा है कि नीचे एक्सरे जा रही हैं, तो हो क्या रहा होगा। तो वैज्ञानिकों ने अपनी एक्सप्लेनेशन में दो ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दिया। पहले हम थोड़ा समझते हैं, फिर लिखेंगे। टारगेट हिटिंग होने के बाद क्या होता होगा। टारगेट हिटिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन मेटल से टकराया बहुत ज्यादा एनर्जी से। तो वैज्ञानिकों ने कहा दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है कि ये किसी इनर इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल दे। लो जी, अभी तक बाहर के इलेक्ट्रॉन आते थे। ये न्यूक्लियस है बच्चों, जहां प्लस चार्ज है और न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, ऐसे। और ये टारगेट हिटिंग ऐसी तेजी से कर दिया कि इसने अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कह रहा हूं, दो पॉसिबिलिटीज है कि इनर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये पॉसिबल है। क्लियर है? हेलो? हाँ, पहली बार क्लियर सुन है। रहे होगे कि इनर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अभी तक इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, बाहर से, फोटोइलेक्ट्रिक में नॉर्मली। ये इतना ज्यादा एनर्जी का आ रहा है वहां से कि इसने सीधे अंदर वाले को बाहर नॉट आउट कर दिया, सीधे बाहर कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या होगी, आप इससे मान लेते हैं अंदर वाले को टी सेल मान लेते हैं, फिर ये एल सेल, ये एम सेल। एनर्जी के लेवल पे बनाना चाहोगे तो ऐसे बनाओगे, के एल एम। ठीक है ना? के सेल से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो के में तो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, वैसे हमारी जो जानकारी है बोर्स लॉ से। एक आपने निकाल दिया है, तो के सेल में एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो गई। तो वो वैकेंसी पूरी कहां से होगी, यहां से। या तो एल से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां, या एम से, या उससे बाहर वाला जो है उससे आ जाएगा वही। जो ही ये इलेक्ट्रॉन आएगा, अब आप सोचिए, ये एनर्जी का जो गैप है, ये रेडिएशन के तौर पर बाहर निकलेगा।
हाँ। तो ये एक्स रे की वजह बनी। एक वजह तो ये है। अरे बड़े सरल सी बात है यार, इतना मतलब एक संभावना है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आया और उसने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अंदर का मतलब सबसे अंदर होना जरूरी नहीं है, कोई बीच वाला भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए सबसे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, के सेल का। तो के सेल में हमारी जानकारी है कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, एक निकल गया बाहर, तो भाई के सेल में वैकेंसी हो गई। वैकेंसी हो गई तो वहां भरपाई हो जाएगी, या तो एल से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा के में, या एम से आएगा, या उससे बाहर वाले से, एंड सो ऑन। जहां से भी आएगा इलेक्ट्रॉन, जब ऊपर से नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा बाहर, और वो एक्सरे की वजह है। वही रेडिएशन तो एक्सरे है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये दूसरा ऑप्शन कि भाई इलेक्ट्रॉन जो था टारगेट हमारा ऐसा कुछ था, हमने जानबूझ के इस शेप में रखा था ताकि वो, क्योंकि अगर हम सीधा रखें तो ये निकलने के बाद ऐसे सीधे आने लगता। तो हम चाहते थे एक्सरे किसी और डायरेक्शन में आए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टाइप का हमने एक्सरे यहाँ आ गई है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि बच्चों इलेक्ट्रॉन ना निकले, मतलब पहले में तो ये मजेदार स्थिति है कि इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को निकाला, मतलब बड़ी मजेदार स्थिति हुई थी। इतना पावरफुल इलेक्ट्रॉन आया कि टक्कर मार के उसने अंदर किसी को नॉक आउट कर दिया, बाहर कर दिया। या फिर ऐसा होना जरूरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन आया, टक्कर मारी उसने बहुत जोर से, कुछ एनर्जी निकली जो कि फोटोन के फॉर्म में निकली। किस फॉर्म में? फोटोन। इलेक्ट्रॉन ने टक्कर मारी, तो टक्कर मारने के बाद नॉर्मली कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन को वापस जाना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा तो, लेकिन आपको पता है कि ये बहुत पॉजिटिवली चार्ज है, कई किलोवाट का लगा रखा है। ये इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा अपनी ओर दोबारा, ए प्लस चार्ज। हाँ। इलेक्ट्रॉन फिर वापस आएगा, लेकिन इस बार कम एनर्जी है उसकी, क्योंकि काफी एनर्जी तो वो पहले ही लगा चुका है। कोई बात हाँ। नहीं, फिर टकराएगा, फिर टकराएगा, और थोड़ी देर बाद बेचारे के पास कोई एनर्जी बचेगी नहीं। और इस प्रोसेस में फोटोन रिलीज। हाँ, तो फिर शायद ये एक्सरेज जो बनी, तो फिर एक रीजन ये भी हो सकता है। हाँ, क्या कहा? मैंने मैंने कहा ना कि फिर ऐसे बार बार इलेक्ट्रॉन टकराया तो उसने फोटोन रिलीज किए, तो फिर ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है शायद इससे फिर ये एक्सरे। एक्सरेज। हाँ बिल्कुल। तो एक्सरेज की 2 वजह हैं। एक एक्सरे की वजह ये वाली है जो राइट साइड में हमने अभी पढ़ा, इसमें कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का और फोटोन निकलते हैं। पहली बार ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा, अगली बार थोड़ा कम, फिर कम वाला चलता है। और एक खतरनाक सिचुएशन पहली वाली है कि भाई इलेक्ट्रॉन इतना खतरनाक स्पीड में आया और यहां से किसी बेचारे और किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया बाहर। अब इलेक्ट्रॉन जो निकला बाहर, वो बेचारा तो बाहर निकला, छोड़ो, उसकी वजह से एक्सरे नहीं है। एक्सरे ये है बच्चों, फिर उसके बाद जो ट्रांजिशन हो रहा है, जहां पर वैकेंसी है उससे बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब आता है इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो रिलीज करेगा वो भी फोटोन की फॉर्म में ही होगी एनर्जी, तो अब क्वांटम पढ़ रहे हैं हम। तो ये एक्सरे है, ये रिलीज करते समय। यहां भी मामला फोटोन वाला ही आ गया। तो हमारे पास 2 तरीके हो गए एक्सरे प्रोडक्शन। समझ में आया? हाँ। मतलब 2 पॉसिबल वेज हैं। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में बना भी सकते, बना लिया है ऐसा?
नहीं, वो अभी कर ठीक रहे है, हैं। समझ रहे थे, कोई बात नहीं। ऐसा करो ना, ये स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना, बाद में बना लेना इसको। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। ले लिया। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को जो बताता हूँ वो है, हेडिंग डालिएगा कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो बच्चों, इसमें हम एक छोटा सा ड्राफ्ट बनाते हैं और तब बताऊंगा कि ये हेडिंग का मतलब क्या है। ऐसा करता हूँ ना, वो बदल देता हूँ कलर, ताकि थोड़ा ये आए। इधर है इंटेंसिटी, और इधर है वेवलेंथ। वेवलेंथ पिकोमीटर में है, बहुत छोटी। तो जैसे मैंने यहाँ 30 से शुरू किया है, मैं एस सी वर्मा सर की बुक से ही बना रहा हूँ बच्चों डायग्राम। 40, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है सीखा है उसमें इस किताब का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, ऐसे ही थोड़ा सा आगे 60, 70, 80, 90, ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग ही मैं एक उठा रहा हूँ, जैसे हम ग्राफ ऐसा बनाएंगे। दो सेम जैसे बनाने हैं। अब इसमें ड्रॉ करना है, क्या बन गया है, चूहा जैसा। देखो, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ग्राफ बड़ा स्मूथ चल रहा था, अचानक दो जंप आ गए इसमें शार्प। ये जंप ही असली चीज है बच्चों, इनको मैंने के अल्फा और के बीटा मान लिया। ये करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये जो सीन जैसे आए ना, असली चीज यही है, इन्हीं से पहचाना जाता है। करेक्टरिस्टिक का मतलब है जो हर एक की अपनी खासियत है। किसी मेटल की करेक्टरिस्टिक एक्सरे ये जो बनेंगी, वो किसी दूसरे मेटल की कुछ अलग बनेंगे, फिर कोई दूसरी वेवलेंथ पे आएंगी, तभी करेक्टरिस्टिक है। ये समझ में आया? हाँ। यस। यहाँ हाँ, तो कुछ नहीं है ज्यादा, मैं अब सारी बातें तो समझा चुका हूँ ऊपर आप लोगों को। बेसिकली बच्चों, जो ये ऊपर वाला डायग्राम फिर देखिएगा, मेरा लेफ्ट वाला जो था, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे अंदर से टक्कर होके, और फिर के अल्फा, ये जो आ रहा था यहाँ से इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो वैकेंसी बनी, और वो वैकेंसी जो भरी जाती है उस दौरान जो फोटोन निकले, वो एक्सरे अगर है तो ये ऐसे तीखे ऊपर को सीन जैसे बन जाएंगे। ये जो पीक कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? पीक। पीक जो आती हैं, वो लेफ्ट वाले की वजह से आती है, राइट वाले की वजह से बाकी जो ग्राफ स्मूथ कंटिन्यूअस है वो वाला बनता है। क्योंकि यहाँ पहले ज्यादा एनर्जी, फिर कम, और ऐसे चलते रहता है। तो ये कंटिन्यूअस एक्सरे हुआ। कंटिन्यूअस एक्सरे, और मैंने हेडिंग क्या लिखा है ध्यान से देखो, कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे।
जहां जहां पर पीक आई हुई है वो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, और जो बाकी ग्राफ है वो नाम से ही जाहिर है कंटिन्यूअस एक्सरे। दोनों की वजहें भी मैंने बता दी हैं। आप क्लियर हुआ? हाँ, तो फिर मतलब इन दोनों जो पॉसिबिलिटीज हैं टारगेट हिटिंग के टाइम पे एक्सरेज के निकलने की, तो क्या इन दोनों में से किसी एक को सही मानना ठीक है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं तो दोनों ही, दोनों ही मान। नॉर्मली दोनों हो जाते हैं। बीच में ऐसे अच्छा, दो, दोनों। दोनों बीच दोनों। में, हाँ दोनों। जो अच्छा। पॉसिबिलिटीज की बात हुई, वो जब ड्राफ्ट खींचा तब समझ में आया कि दोनों हो रहे हैं। लेकिन जो हाँ। करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन निकलना है वो कोई खास वेवलेंथ पर ही है बेटा, सब जगह नहीं है हम्म। ये। अच्छा, के अल्फा क्यों नाम रखा, अब इसको भी बता दें। अगर के सेल का इलेक्ट्रॉन निकला, मैं लैंग्वेज में लिखा दूंगा, अगर के सेल का इलेक्ट्रॉन निकला, ये के था, तो चलो फिर के के बाद किसको मानते हैं हम, एल और एम को एम। मानते हैं। ठीक है। अगर आप ये के का मतलब n इक्वल टू 1 हुआ ना, हाँ। n इक्वल टू 2 या n इक्वल टू 3, तो अब बताओ किसको हम के अल्फा माने, किसको के बीटा माने। अगर जो एम से आ रहा है वो के अल्फा, इसको के बीटा, अगला होगा तो, के गामा। हाँ n इक्वल टू 1 पर अगर आ रहा है ऐसा, लेकिन अगर इसने निकाला ही एल सेल का इलेक्ट्रॉन है, एल मतलब n इक्वल टू 2, ये m है, हम्म। ये आगे जो भी हो n इक्वल टू 3, ये जो भी नाम था n इक्वल टू 4, तो भाई उससे हायर लेवल से आएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो फिर इस हाँ, एल अल्फा, इसको एल बीटा। हाँ ऐसा नाम देते हैं। इतना ज्यादा बारीक आपसे नहीं पूछते। 12th क्लास के बच्चे अगर इतना भी जानते हैं तो वो अच्छा खासा जानते हैं, बस हो गया, उनके लेवल पे पर्याप्त है। क्लियर है ना यहाँ तक? मतलब अब आप लोग हाँ। एक्सरे के बारे में जान गए एक तरह से, तो चलो फिर अब लिखते हैं इन सब बातों को, थोड़ा डिटेल में लिखा जाए। हमने हेडिंग तो लिख ही रखा है, कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो ये जो ड्राफ्ट है इसको ध्यान में रखते हुए मैं समझा रहा हूँ, अब ये जो नीचे बना रखा है चूहा जैसा, इस आधार पर तो लिखिए प्लीज। इफ द एक्सरेज coming from a Polish tube are examined for the wavelengths, for the wavelengths present and the intensity of different wavelength component मान लेते हैं इनको।
components are measured, we obtain a graph as shown. तो हमें ये ग्राफ मिलता है जो कि हमने बनाया है बच्चों, ये वाला जहां में टिक का निशान है। तो एक चीज तुमने देखी कि इस ग्राफ में भी यहां से नीचे अगर एक वेवलेंथ से कम लाइट होती है तो एक्सरे निकलेगी ही नहीं ना। जैसे हाँ ग्राफ में 40 पिकोमीटर की वेवलेंथ है, उससे कम वेवलेंथ पे एक्सरे निकलेगी नहीं। तो वो तो टारगेट पे डिपेंड करेगा कि टारगेट कितना हार्ड है आपका। तो हम ये कहेंगे कि एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिल रही है आपको, मतलब उससे कम वेवलेंथ अगर है तो फिर आपको एक्सरे नहीं मिल रही है। तो लिखिए प्लीज इस बात को, we see that there is a minimum is a minimum wavelength below which no X-ray is emitted. No X-ray is emitted. This is called कौन सी वेवलेंथ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये हो गया। तो अब आप ये कह सकते हैं कि यहां से अब आपने जो लिखना है बच्चों, मैं चूंकि टाइम ज्यादा लग रहा है उसमें तो मैं लिखा नहीं रहा हूं, मैं इसका फोटो भेज दूंगा। मैंने समझा पूरा दिया है कि हम एक कंटिन्यूअस एक्सरे की बात करेंगे और दो जगहों पर पीक की। एक्चुअली मैंने जो दो संभावनाएं आपको समझाई हैं यही लिखते नहीं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं स्मूथ में, तो पहली बार में जब टक्कर हुई होगी, ये राइट साइड वाला देखिएगा संभावनाएं, तो ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकला होगा, अगली बार कम कम। तो यहाँ सारी संभावनाएं हैं कि क्या क्या, इसीलिए कंटिन्यूअस कहा गया है। तो एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो अगर ईवी आपके पास है Q इंटू वी से होता है ना, ये पढ़ते थे। तो यहाँ हाँ इलेक्ट्रॉन के लिए QE है, लेकिन आपने जो एनर्जी पढ़ी है वो SC अपॉन लैम्डा पढ़ी है। तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाता है, वेवलेंथ मिल जाती है, किस वेवलेंथ की एक्सरे बन रही है। न्यूमेरिकल करने के लिए काम आती है, बस हो गया, कुछ नहीं है। मेन जो है बाकी लिखना तो चलता रहेगा, आप नोट्स बना भी लोगे। जो जरूरी था वो मुझे लगता है ये था सीखना कि आखिर एक्सरे बनने की क्या वजह है और पीक कहाँ पर आती है, पीक कैसे आती है। क्या मैं इतना समझा पाया? मानिए आप क्लियर है? तो बच्चों, हाँ, तो एक्सरे के बारे में मैं सब बता चुका हूँ। मैं SC वर्मा के इस पेज का फोटोग्राफ आपको भेज दूंगा, नोट्स सब आप बना लीजिए उसको देखते हुए खुद, और एक्सरे हो गया। आपकी जो किताबें आप लोगों के पास है उनमें एक्सरे की प्रॉपर्टीज भी लिखी होंगी, उनको भी पढ़ लेना, सामान्य प्रॉपर्टीज है। कोई भी रेज में या वेव में जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो एक्सरे में। बाकी एक्सरे का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो अरेंजमेंट था, उसमें जितना ज्यादा
किलोवाट की मशीन लगाओगे पीछे से, उतना स्ट्रॉन्ग एक्सरे बनेंगे। तो हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे भी होती है। हार्ड, जाहिर सी बात है, इंसान के लिए तो सॉफ्ट एक्सरे से ही काम चल जाता है, लेकिन इंडस्ट्रीज में हार्ड एक्सरे भी जरूरत पड़ती है। जितना पढ़ोगे आपको उतनी चीजें जानकारी मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से मेरा काम पूरा हो गया। कल मैं आपको ब्रेड्स लॉ और मोजले लॉ पे काम कराऊंगा। आज इतना ही करते हैं इसको, ठीक है? थैंक यू। नोट्स जरूर बनाना।